पापापुर नाम का एक गांव था जो उत्तराखंड में था। उसी गांव में प्रेमनाथ खेती किया करता था और उसका बेटा प्रवीण मैगी बेचा करता था। ऐसे तो प्रवीण इंजीनियर था, लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से मैगी का स्टॉल लगाकर मैगी बेचता था और कभी कभार खेती करने में अपने पिताजी की मदद भी किया करता था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पढ़ाई मत करो। सारी जमीन जायदाद गिरवी रखकर तुम्हें इंजीनियर बनाया और अब तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है। हम कैसे अपनी गिरवी जमीनें छुड़ाएंगे? अब नौकरी नहीं मिल रही तो उसमें मेरी क्या गलती है पिताजी? मैंने पूरी कोशिश की थी नौकरी मिलने की और अब तुम मैगी बेच रहे हो। शहर जाकर किसी दुकान पर ही क्यों नहीं लग जाते हो? कम से कम 2 पैसे ज़्यादा आएंगे। अपना धंधा अपना होता है बाबा। जब मन किया खोल दिया, ना कोई कहने वाला होता है ना कोई सुनाने वाला। इसीलिए वजह से मैं ये छोटी मैगी की स्टॉल लगा रहा हूँ। प्रवीण और उसके पिताजी बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर उस गांव का जमींदार अपने बेटे रघु के साथ आ गया और कहने लगा, मैं दोनों गवारों से ज्यादा बात नहीं करूँगा। मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो क्या है जमींदार साहब, पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया है। हम पूरी कोशिश करेंगे पैसों का इंतज़ाम करने की। मुझे पहले से पता था कि आज भी मैं खाली हाथ वापस जाऊंगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। नायडू, इनके घर के सारे कीमती सामान ले लो, चप्पल तक मत छोड़ना, सब लेकर चल लो। जैसा आप कहे बाबा, इनकी सिट्टी पिट्टी अभी गुल करता हूँ। रघु उनके घर जबरदस्ती घुसकर लूटपाट करने लगता है और रखे हुए सारे सामान लाकर बाहर फेंक देता है। बाबा, आप कहे तो इस लड़के की मैगी की स्टॉल भी ले लो। इंजीनियर होकर तुम मैगी बेच रहे हो, लानत है तुम पर। ले लो, इसके मैगी का स्टॉल भी ले लो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मेरा धंधा ठप हो जाएगा। हम दोनों बाप बेटे भूखे मर जाएंगे। ऐसा मत करो। प्रवीण के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसकी किसी ने एक नहीं सुनी। जमींदार उसके ठेले की मैगी और घर का सारा सामान लेकर चले गए। पूरे गांव में उनकी इज्जत उछाली गई। हे मालिक, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों आप हम जैसे गरीबों को परेशान करते हैं? पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, जमीन गिरवी रख दी। सोचा था कि पैसे मिलते ही सारे जमीनें वापस ले लूंगा, लेकिन वो भी आपने मुझसे छीन लिए। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाला है ही नहीं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? प्रवीण गुस्से से एक पत्थर उठाता है और आसमान की ओर उछाल देता है और वो पत्थर उसके गांव के पास वाले जंगल में जा गिरता है और एक दरख्त पर रखे हुए मटके से टकरा जाता है, जिससे मटका फूट जाता है और उसमें से एक रूह निकलती है। कई सालों बाद मैं आजाद हो गया, लगभग 300 सालों बाद। लेकिन इस जंगल में तो कोई आता नहीं, तो ये मटका किसने फोड़ा? मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना वो तपस्वी मुझे फिर से कैद कर लेगा। दूसरी तरफ प्रवीण उसी जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था। तब उस रूह ने प्रवीण को लकड़ी काटते हुए देखा। इतना कहकर वो रूह प्रवीण के पास जाती है और कहता है, हो ना हो, इसी आदमी ने मुझे रिहा किया है, क्योंकि उस तपस्वी ने कहा था जो भी मुझे रिहा करेगा मैं सिर्फ उसे ही देख पाऊंगा और वो सिर्फ मुझे ही देख पाएगा। वो रूह प्रवीण के पास जाती है और कहती है, सलाम भाई साहब। उस रूह की आवाज सुनकर प्रवीण बेहद डर जाता है और जमीन पर गिर जाता है। कौन हो तुम और हवा में उड़ कैसे रहे हो? मुझसे क्या चाहते हो? अरे तुम घबराओ नहीं, तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने तुम्हें कब आजाद किया? तुम कुछ भी कह रहे हो। इस जंगल में मैं पिछले 300 सालों से कैद था। मैं जिस मटके में कैद था उस मटके पर तुमने एक पत्थर मारा, जिस वजह से मैं आजाद हो गया। हाँ, तब मैं गुस्से में था। चलो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। तुम मुझे सारी बातें बता सकते हो, मैं तुम्हारी 2 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। क्या सच? तो सुनो। प्रवीण ने उस रूह को अपनी सारी कहानी बयां की, इंजीनियर से लेकर जमींदार के लूटपाट करने तक।
सारी सच्चाई सुनकर उस रूह ने कहा, जब मैं इंसान हुआ करता था तब इतने बुरे दिन नहीं थे जितने कि अब है। अच्छा हुआ उस तपस्वी ने मुझे कैद कर लिया, वरना ये सब दिन देखने पड़ते। तुम इसका कोई इलाज बताओ, अपना अलग ही रोना रो रहे हो तुम तो। अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम अब से जो भी खेती करोगे वो तुम्हारे कारोबार की खेती होगी। यानी मैगी की खेती? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें ये झूठ लगता है तो तुम एक काम करो, इस जमीन में पत्थर गाड़ कर उस पर पानी डालकर देखो। प्रवीण ने ठीक वैसा ही किया। उसी वक्त प्रवीण ने उस पत्थर को जमीन में गाड़ दिया और उस पर पानी डाला तो उसमें से एक दरख्त निकला जिसमें मैगी लगी हुई थी। इसे देखकर वो हैरान रह गया। ये तो सच में मैगी की खेती हो गई। मैंने कहा था ना तुम्हें। दूसरा वरदान ये है कि जिसने भी तुम्हें हानि पहुंचाई है वो खुद गिड़गिड़ाकर तुमसे माफी मांगेगा पूरे सभा के सामने, लेकिन उसे तुम्हें मैगी खिलानी होगी। उसके बाद ही ये मुमकिन है। मेरी 2 ख्वाहिशें तुम्हारे लिए खत्म हो गई। अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया दोस्त, मुझे आजाद करने के लिए। इतना कहकर वो रूह वहाँ से गायब हो गई और प्रवीण को 2 दुआ देकर वहाँ से चली गई। और उसके बाद प्रवीण अपने बचे हुए जमीन पर कुदार चलाने लगा और जैसे ही उस पर पानी डाला सब जगह मैगी के पेड़ उगने लगे। बेटा तुमने ये सब कैसे कर लिया? इतनी सारी मैगी की फसलें कैसी कर ली? मैगी उपजाऊ कैसे हो सकती है भला? अब से हमारे अच्छे दिन आने शुरू हो गए। आप देखते जाइए उस जमींदार की अकल मैं कैसे ठिकाने लगाता हूँ। प्रवीण ने उस जमींदार को अपने घर पर मैगी की दावत पर बुलाया और एक चिट्ठी लिखकर उसके घर भेज दी। अगर आप में हिम्मत है तो हमारे घर अपने बच्चे के साथ आइए और पैसे लेकर जाइए। उस 2 कौड़ी के लड़के की इतनी हिम्मत, वो मुझे इस तरह से चिट्ठी भेज रहा है, उसकी तो खैर नहीं। जमींदार गुस्से से वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो प्रवीण और प्रेमनाथ के घर के करीब पहुँचता है उसे मैगी की बेहद अच्छी खुशबू आ रही होती है। इतनी अच्छी खुशबू, इस लड़के के हाथ की मैगी सब खाते हैं। एक बार मैं भी खाकर देखता हूँ। पैसे की बात बाद में कर लूँगा। जैसे ही जमींदार प्रवीण की बनाई हुई मैगी को खाता है उस रूह की दी हुई दुआ सच हो जाती है। जमींदार का सर चकराने लगता है और वो कहता है, मुझे माफ करना प्रवीण, पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था, लेकिन अब मैं तुमसे पूरे कस्बे के सामने माफी मांगूंगा। बदले में तुम पूरे गांव को मैगी की दावत दे देना। जी, ये मुझे मंजूर है, मैं ऐसा ही करूँगा। और वैसा ही हुआ। जमींदार ने सबके सामने प्रेमनाथ और प्रवीण से माफी मांगी और उनकी जमीनें भी वापस लौटा दी। गांव वालों ने मैगी की खेती शुरू कर दी। वो गांव अब मैगी की खेती की वजह से मशहूर हो गया। लोग वहाँ खुशी खुशी रहने लगे। मुकुंद के ताड़गोले के बाग थे। वो ताड़गोले के दरख्त पर चढ़कर ताड़गोले तोड़ता था और फिर इन ताड़गोलों को साहूकार को फरोख्त कर उससे पैसे कमाता था। अरे भाई, अब तुम ताड़गोले ज्यादा दिया करो। बाजार में ताड़गोले की मांग में इजाफा हुआ है। जी जनाब, कल से ज्यादा ताड़गोले देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। मुकुंद और मयूरी की एक दुख्तर थी मीना। मीना कहाँ है? अभी यही थी, शायद अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई होगी। लेकिन आपको उससे क्या काम आ गया? अरे उसे ताड़गोले खाने थे, तो देखो उसके लिए कुछ ताजे ताड़गोले तोड़ कर लाया हूँ। तभी मीना, अरे वाह, ताड़गोले, ये सब के सब मैं ही खाऊंगी। हाँ, तेरे लिए ही लाया हूँ, आराम से खा। बरसात हो या गर्मी, मुकुंद हर मौसम में ताड़गोलों की दरख्त पर चढ़ता था। एक रोज की बात है, मुसलसल 2 रोज से बारिश रुक ही नहीं रही थी। ऊपर वाले के करम से ये बारिश जल्दी रुक जाए। आज दरख्त पर होशियारी से चढ़ना, दरख्त की शाख भी गीली होगी। हाँ, होशियारी से ही चढ़ूंगा। मैं कोई नौसुखिया थोड़ी हूँ। इल्म है आप उस्ताद हैं, लेकिन फिर भी ख्याल रखिएगा।
हाँ बेगम साहिबा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है। मुकुंद ताड़ गोले की दरख्त पर चढ़ गया और एक एक करके होशियारी से ताड़ गोले तोड़ने लगा। कुछ देर गुजर गया और फिर एकाएक मीना वहाँ पहुँची। अब्बा! मीना की आवाज सुनकर मुकुंद का तवज्जो ही नहीं रहा और वो फिसलकर सीधा दरख्त के नीचे गिर गया। आह! अब्बा! मीना ने फौरन कुछ गांव वालों को आवाज लगाई। सब दौड़े चले आए। चाचा, अब्बा गिर गए। गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे। मुकुंद का ऑपरेशन किया गया, लेकिन अब वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। अब क्या होगा? अब हमारा घर कैसे चलेगा? आप फिक्र मत कीजिए जी, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। ऊपर वाले ने हमें तकलीफ दी है तो वो ही हमें रास्ता भी दिखाएगा। लेकिन कैसे? मैं अपाहिज बन गया हूँ। इससे बेहतर कि ऊपर वाला मुझे मार ही देता। ऐसा ना कहिए, आप ही हमारी जिंदगी है। मयूरी और मुकुंद परेशान थे कि अब उनकी आगे की जिंदगी कैसे बसर होगी। कुछ रोज बाद मुकुंद को घर लाया गया। मयूरी और मुकुंद के बचत किए हुए सारे पैसे उसके इलाज में खत्म हो गए। मैं कहीं काम तलाशती हूँ। तुम बाहर और घर का काम तन्हा कैसे संभालोगी? मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। कोई तो ऐसा काम होगा जो मैं इस हाल में भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आप आराम फरमाइए। नहीं मयूरी, मैं ऐसे तुम पर बोझ नहीं बन सकता। फिर ऐसी हालत में आप क्या कर सकते हैं? कुछ तो जरूर होगा ही। अगले रोज से मयूरी ने काम तलाशना शुरू किया। वो कई दुकानों और कंपनियों में गई, लेकिन उसे कहीं मुलाजमत हासिल नहीं हुई। मुझे कोई काम तो नहीं हासिल हो रहा। सोच रही हूँ कोई कारोबार ही कर लूं। कैसा कारोबार? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? आज बाजार में पकौड़ी की दुकान देखी थी। काफी हुजूम जमा था। मैं भी तो अच्छे पकौड़े बनाती हूँ, तो क्यों ना मैं भी पकौड़े फरोख्त करूँ। कर तो सकती हो, लेकिन सभी लोगों को पकोड़े उसी दुकान के पसंद हैं, तो तुम्हें कुछ नए तरीके से पकोड़े बनाना चाहिए। कैसे तरीके? जैसे चाइनीज पकोड़े हैं जो बच्चों को बेहद पसंद आते हैं, वैसा ही कुछ नया। वैसा कुछ? मीना तू बता, तुझे और क्या खाना पसंद है? मुझे तो मैगी पसंद है। मैगी पकौड़ा कैसा रहेगा? मैगी के पकोड़े भी बनते हैं क्या? हाँ, वो भी बहुत कुरकुरे। जा मीना, दौड़कर एक पैकेट मैगी लेकर आ। मीना मैगी खरीदने चली गई और कुछ देर बाद 2 मैगी के पैकेट ले आई। मीना ने मैगी को उबाला और फिर उन्हें सुखाकर उसमें कुछ मसाले मिलाकर कढ़ाई में मैगी पकौड़े तलने लगी। मीना एकटक अपनी वालिदा के हाथों को देख रही थी। जैसे ही मैगी के पकौड़े तलकर बाहर आए, मीना ने झट से एक पकौड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल दिया। अरे अरे, गरम है। बहुत जायकेदार है अम्मी, वाह। मीना ने एक मैगी का पकौड़ा अपने वालिद को भी दिया। ये तो वाकई जायकेदार है। हाँ, मैंने कहा था ना कि बहुत जायकेदार बनते हैं। क्या ये मैगी के पकौड़े बाजार में फरोख्त होंगे? हाँ हाँ, यकीनन, ये तो आग लगा देंगे। मयूरी ये सुनकर खुश थी। कुछ रोज बाद मयूरी और मुकुंद ने मिलकर बाजार में मैगी के पकौड़े का स्टॉल लगा दिया। ये क्या है आंटी? मैगी पकौड़ा। मैगी के पकौड़े? हाँ। 1 प्लेट दीजिए मुझे। हाँ हाँ, लो बेटा। मयूरी ने उस लड़की को मैगी के पकौड़े दिए। वाह, कितना जायकेदार है। आज तक ऐसे पकौड़े कहीं नहीं खाए। उस लड़की को देखकर कई और लोगों ने मयूरी के मैगी पकौड़े चखे। चाची, ये तो मस्त है। मुकुंद मैगी पकौड़े तलने में मयूरी की मदद कर रहा था। वो अपाहिज था। पहले ही रोज मयूरी और मुकुंद की अच्छी खासी कमाई हो गई थी। वो लोग खुशी खुशी घर लौटे। सोचा नहीं था कि हमारी इतनी अच्छी आमदनी होगी। इस गमज़दा जिंदगी में यही एक खुशी है। अब्बा, आप फिक्र ना कीजिए, हमारे सारे गम दूर हो जाएंगे। आप भी ठीक हो जाएंगे।
पूरे खानदान में उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। सब मिलकर और मेहनत से कोशिश करने लगे। उनका मैगी पकौड़े का कारोबार भी चल पड़ा था। खरीदारों का हुजूम लगने लगा और साथ ही उनकी आमदनी में भी इजाफा होने लगा। मैगी पकौड़े जल्द ही मशहूर हो गए। उनकी आमदनी में इतना इजाफा हुआ कि मुकुंद का अच्छे से अच्छा इलाज शुरू हो गया। इस ट्रीटमेंट से उम्मीद है मुकुंद जी आप चल पाएंगे। कुछ जरूरी सर्जरी करनी होंगी, लेकिन आपका जिस्म इस ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है। ये खबर भी उस खानदान के लिए अच्छी थी। 6 माह बाद आज मयूरी ने मैगी पकौड़ी की बड़ी दुकान खोल ली और इस खुशी को दोगुना मुकुंद ने किया। आज कुछ पलों के लिए ही सही वो डगमगा कर खड़ा हुआ। ये उम्मीद की वो रोशनी है जो दिखाती है कि मुकुंद बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और ये सब इनके एक मैगी पकौड़ी की बदौलत मुमकिन हुआ और आगे भी ये मैगी पकौड़ा धूम मचाता ही रहेगा। शौकत मियाँ की बिरयानी की दुकान थी। लोग बड़े मजे से उनकी बिरयानी नोश फरमाते थे। वाह शौकत भाई, क्या जायका है। शुक्रिया भाईजान। बिरयानी का जायका अच्छा था, इसलिए उनकी आमदनी बहुत अच्छी होती थी। शौकत मियाँ हर महीने 20,000 रुपए अपनी अम्मी के हाथ में रख देते थे। बेटा, अब जब तुम्हारी आमदनी भी ठीक ठाक हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा निकाह करवा दूं। वैसे भी कब तक मैं तन्हा घर की और पूरे खानदान की जिम्मेदारियाँ उठाऊंगी। तुम्हारे निकाह के बाद तो नदीम का भी निकाह होगा। अरे अम्मी, मैं तो अभी भी बच्चा हूँ। आप कब भाईजान का ही निकाह करवाइए। ठीक है अम्मी, आपको जो लड़की पसंद हो वो मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात, आपसे मुझे यही उम्मीद थी भाईजान। शौकत की अम्मी ने उसके लिए एक लड़की तलाश ली। सना तालीम याफ्ता थी और खाना भी जायकेदार बनाती थी। कुछ माह बाद शौकत और सना का निकाह हो गया और फिर सना ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। बेटा, तुम्हारे हाथों के खाने का जायका ही अलग है। हाँ भाभी जान, लेकिन बिरयानी में भाईजान का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। हाँ वो तो है। अब उसका तो तब इल्म होगा जब मैं उनके हाथों की बिरयानी खाऊंगी। भाईजान, आज सबके लिए बिरयानी ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। शौकत की बिरयानी मशहूर थी। जब भी वो बिरयानी बनाया करता था, बिरयानी की खुशबू आसपास फैल जाती थी और लोग खींचे चले आते थे। अरे भाई, बिरयानी तैयार है क्या? नहीं भाईजान, 10 मिनट और लगेगा। ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ। खरीदार तो शौकत की बिरयानी का इंतजार किया करते थे। यहाँ तक सब कुछ दुरुस्त चल रहा था। ये अमजद मियाँ तो बैठे बिठाए मेरा कारोबार खा रहे हैं। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैं भी दाम गिरा देता हूँ। शौकत ने भी बिरयानी का दाम कम करके 80 रुपए कर दिए। रोज तो इसी दुकान से बिरयानी खाते हैं, चल आज उस नई दुकान से खाते हैं। ठीक है। कई खरीदार बस नया जायका चखने के लिए अमजद की दुकान में जाने लगे, लेकिन अमजद के हाथों में अलग ही जादू था। एक बार जो उसकी बिरयानी खाता, वो उसी की दुकान में वापस आया करता था। कल जो बिरयानी खाई थी ना, आज भी वही नोश फरमाएंगे। हाँ बिल्कुल, उस बिरयानी को भूलना मुमकिन नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते शौकत के खरीदार कम होते जा रहे थे। शायद ये बस कुछ रोज की बात है। अमजद की दुकान नई है, इसलिए लोग वहाँ बिरयानी का जायका ले रहे हैं। कुछ रोज बाद मेरे खरीदार लौट आएंगे। शौकत ने खुद को ये बात समझाने की कोशिश की, लेकिन कारोबार का नुकसान उसे परेशान कर रहा था। अब घर पर भी वो अक्सर फिक्र में ही रहा करता था। क्या हुआ शौकत, तू इतना परेशान क्यों है? अब क्या बताऊं अम्मी, मेरी दुकान के बगल में एक और बिरयानी की दुकान खुल गई है। आहिस्ते आहिस्ते मेरे सारे खरीदार वहीं जा रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो एक रोज मुमकिन है दुकान बंद करने की ही नौबत आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, अल्लाह मालिक है। मुमकिन है ये सिर्फ कुछ ही रोज की बात हो। मैं भी यही दुआ कर रहा हूँ अम्मी। शौकत परेशान था और ये बात पूरे खानदान को बुरी लग रही थी। उस रात सना ने शौकत से पूरा माजरा पूछा।
तो अगर दाम कम करने की वजह से खरीदार दूसरी दुकान में जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी दाम कम करके देखें? और कम कैसे कर पाएंगे बेगम? बिरयानी की एक प्लेट बनाने की लागत ही 50 रुपए प्लेट की है और हम 80 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। मतलब सिर्फ 30 रुपए का मुनाफा है। अगर ये भी कम कर दिया तो घर का खर्च कैसे चलेगा? तो क्या हम बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती नहीं खरीद सकते? बिरयानी में सबसे महंगा चावल है। तकरीबन बासमती चावल कैसे सस्ते मिल सकते हैं? अब मैं बासमती चावल को सादे चावल के साथ बदल तो नहीं सकता ना? अगर हम बासमती चावल को किसी और चीज के साथ बदले तो? मतलब मैगी। मैगी की बहुत सारी जायकेदार चीजें बनती है। अगर हम मैगी की बिरयानी बनाएं तो हमारी लागत भी कम हो जाएगी। मैगी बिरयानी? ये पहली मर्तबा सुना है। आजकल अलग चीजें ही फरोख्त होती हैं। एक मर्तबा कोशिश करके तो देखते हैं। ठीक है, वैसे भी अभी कुछ चल नहीं रहा है तो वही कर लेते हैं। अगले रोज शौकत ने रोजाना की तरह बिरयानी बनाई और इस मर्तबा उसने बासमती चावल के बदले मैगी डाले। मैगी की बिरयानी जल्दी बन गई और उसकी लागत भी कम थी, इसलिए शौकत ने दाम भी 50 रुपए कर दिए। बाहर बड़ी सी तख्ती भी लगा दी, मैगी बिरयानी 50 रुपए। ये मैगी बिरयानी क्या होता है? मैगी का इल्म है और बिरयानी का भी इल्म है, लेकिन मैगी बिरयानी आज तक नहीं खाई। चल वही नोश फरमाते हैं। हाँ हाँ। मैगी बिरयानी का नाम पढ़कर कई ग्राहक उसकी बिरयानी खाने पहुँचे। वाह वाह, बहुत अच्छी है। ऐसी मैगी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। वो इसलिए क्योंकि ये मैगी नहीं, मैगी बिरयानी है। वाह भाई, ऐसा जायका कहीं नहीं चखा। शुक्रिया भाईजान। लोग शौकत की बिरयानी को बेहद पसंद कर रहे थे। उस रोज शौकत की दुकान पर खरीदारों का हुजूम लगने लगा। मैगी की बिरयानी तो चावल की बिरयानी से भी लाजवाब है। आज से हम रोज मैगी बिरयानी ही खाएंगे। शौकत खुशी खुशी घर आया और उसने ये खुशी की बात अपनी बेगम को बताई और वो भी खुश थी। उस माँ शौकत की बहुत अच्छी कमाई हुई थी। महीने के आखिर में शौकत ने अपनी अम्मी को 40,000 रुपए दिए। इतना? हाँ अम्मी, सना की मैगी बिरयानी की तरकीब काम कर गई। दुगनी आमदनी होने लगी है। एक मर्तबा फिर शौकत खुश रहने लगा। उसकी मुश्किलें हल हो गई क्योंकि उसकी आमदनी में इजाफा होने लगा। मैगी बिरयानी मशहूर हो गई।